नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके अंतर्गत हम पर्यावरण की कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली 2 कक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं। आज हमें तीसरी कक्षा यहाँ से लेनी है, तो आइए बिना किसी विलंब के हम करते हैं पर्यावरण संबंधी तथ्यों के ऊपर अपना अध्ययन। सबसे पहला तथ्य, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1986 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1986 में। पर्यावरण बनता है, पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से, इनसे मिलकर के पर्यावरण बनता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। तो पर्यावरण के कारक संसाधन और नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हमने कल भी आपसे कहा था। तो धारणीय विकास कहते किसे हैं? कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, वह धारणीय विकास कहलाता है। क्या कहा? वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में तो रखेंगे ही, साथ में भविष्य की भी धारणाओं को ध्यान में रखेंगे। जैसे हम वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का भी, पानी का भी, ऊर्जा का भी, लेकिन साथ में उसकी बचत के लिए भी कहा जाता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियों को भी ये चीजें मिल सकें तो आप इनका दुरुपयोग नहीं करें, जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में इनका प्रयोग करें। आगे देखते हैं, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। क्या था? सतत विकास। तो वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास संबंधी मुद्दा मुख्य था। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया है। वे हैं कुल कितने हैं? वो 17। आगे देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। कि माने इन देशों ने जो हमने मानक निर्धारित किए थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनकी प्राप्ति इन्होंने की या नहीं की, कोई गोल अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का गठन किया गया था। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, माने ऐसी वस्तुएं जो हमें सीधे प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। वन है, ये प्राकृतिक पूंजी है। जल, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। खनिज, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सभी की सभी वस्तुएं, ये सभी की सभी चीजें प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। मतलब जो हमें सीधे तौर पर डायरेक्ट पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं, प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन अथवा प्राकृतिक पूंजी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन।
स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1972 में। अगला तथ्य देखते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ है? जल चक्र में। तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला तथ्य देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे NEERI कहते हैं, अवस्थित है कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे NEERI भी कहते हैं, इसका कार्य क्या है? कि कार्य किसके अंडर में करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होकर के यह कार्य करता है। आगे देखते हैं, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत अर्थात निरंतर। निरंतर विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो जैविक विविधता का संरक्षण करना जरूरी है, प्रदूषण का निरोध भी जरूरी है, और नियंत्रण भी जरूरी है, और निर्धनता को घटाना। जब तक निर्धनता नहीं घटेगी तब तक किसी भी देश का विकास संभव है ही नहीं। आगे देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। योजन नहीं, यहां आयोजन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? रियो में। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? वर्ष 1992 में रियो डी जनेरिया, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? पृथ्वी सम्मेलन 21वीं सदी के हिसाब से मुद्दे निर्धारित करने थे। किसके लिए? पर्यावरणीय विकास हेतु। तो ये बड़ा एजेंडा था, मुद्दा था। और किसके लिए? 21वीं सदी के लिए। तो एजेंडा 21। आगे देखते हैं, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। क्या कह रहे हैं? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। क्या था? द फ्यूचर वी वॉन्ट। क्या शीर्षक था? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, द फ्यूचर वी वॉन्ट। तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉन्ट। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो उन गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अच्छा, वायु एक मिश्रण कैसे है देखते हैं। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। ठीक है ना? कहां पर? वायुमंडल में। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, वह कौन सी गैस है? रेडॉन। यह गैस वायु में नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो नाइट्रोजन का। भी ऊपर देख करके आए, नाइट्रोजन का 78% वातावरण में है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां या पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो वह गैस जिसकी कमी होगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे यदि खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वह कौन सी गैस है जिसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन। और मानव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा जरूरी है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। वायु का प्रदूषण, इनके माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से प्रदूषण किसी भी प्रकार का
नहीं होता है। अगला तथ्य देखते हैं, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन नहीं बढ़ाता है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण। आगे देखते हैं, इस तथ्य का पूरा उत्तर नहीं आ पाया, इसको क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। क्या स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। आगे देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू कब हुआ था? क्या विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ था? तो 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नैरोबी में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में अवस्थित है। देख लेते हैं यूएनईपी किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1972 में हुई थी। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं, कौन है? एरिक सोलहोम। ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। आगे बढ़ते हैं, ईपीए अर्थात एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2 दिसंबर 1970 को। तो ईपीए कहाँ की संघीय कंपनी है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय कंपनी है और इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। ईए से आशय है, ईए से क्या आशय है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। ईए से क्या आशय है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। आगे देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होवे। बहुत ही अच्छा तथ्य है, यहां से प्रश्न हो सकता है बन जाए। इको मार्क किसको दिया जाता है? कौन से भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है? तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होने का अभिप्राय है कि जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, पर्यावरण के प्रति जिनका व्यवहार फ्रेंडली होवे, उन भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। तो इस तथ्य को अपने दिमाग में छाप लेना। इको मार्क कौन से भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे देखते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। इको मार्क प्रमाण पत्र कब से दिया जा रहा है? तो 1991 से। कब से दिया जा रहा है? 1991 से। क्या दिया जा रहा है? इको मार्क प्रमाण पत्र। और किसके द्वारा दिया जा रहा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड्स द्वारा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो दो तथ्य हमने देखे इको मार्क संबंधी। पहला एक और है, पहले बोध और देख लेते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने प्रारंभ किया है। क्या कहा? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। क्या किया है? इको मार्क। तो ये भी इको मार्क से संबंधित प्रश्न है। तो तीन तथ्य हमने इको मार्क से संबंधित देखे। पहला प्रश्न देखा, पहला तथ्य देखा कि इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और इको मार्क प्रमाण पत्र कब से दिया जा रहा है? तो इको मार्क प्रमाण पत्र 1991 से दिया जा रहा है। और किसके द्वारा इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। इसे भी देख चुके हैं। आगे अब बढ़ते हैं, धारणीय कृषि। तो धारणीय कृषि किसे कहते हैं? धारणीय कृषि क्या होती है? तो धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अक्षुण्ण बनी रहे माने उसमें किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं आए कि भूमि की गुणवत्ता कम हो जाए, उसमें खेती पहले के मुकाबले कम होने लग जाए या जमीन बंजर हो जाए। तो धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है कि भूमि का हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो फसल पैदा करने की क्षमता है, वो जहां की तहां बनी रहे। अगला तथ्य, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब से चल रहा है? किसके लिए? टिकाऊ कृषि के लिए। क्या? राष्ट्रीय मिशन। तो भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब से चल रहा है? तो वर्ष 2014-15 से। आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब से भारत में हरित गृह कृषि की प्रारंभ हुई है। आगे बढ़ते हैं, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। नगरीकरण माने ज्यादा बड़ी बड़ी ड्रीम सिटी, स्मार्ट सिटी आदि को बसाया जा रहा है, उसके लिए जंगल को काटा जा रहा है, वनों को, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जगह जगह फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, कारखाने लगाए जा रहे हैं। तो ये औद्योगिकरण और नगरीकरण किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए हानिकारक भी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी ये हानिकारक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे, वो क्या है? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप पे हुआ था, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। कब? 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कौन सा? हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? W.M. एडम्स। W.M. एडम्स ये हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। अगला तथ्य है, आमतौर पर समाचार में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है। कौन सा? Rio+20 सम्मेलन है।
किस पर? धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। कौन सा? Rio+20 सम्मेलन। Rio+20 सम्मेलन धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन 2 जून 2012 में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1997 में आयोजित हुआ था। अगला और अंतिम तथ्य आज का देखते हैं। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। कहाँ ये आयोजित किया? वो न्यूयॉर्क में इसे आयोजित किया था। इस प्रकार से आज हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित काफी तथ्यों को देखा। अब इस प्रकार से हमारी तीसरी कक्षा एमपीटेट वर्ग 3 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन संबंधित से पूरी होती है। अब जो चौथी कक्षा हमारी रहेगी वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।